आज हम दो बहुत बड़े सवालों की गहराई में उतर रहे हैं। पहला, इंसान सुबह बिस्तर से उठता क्यों है? उसके हर काम के पीछे की असली वजह, हमारी प्रेरणा या मोटिवेशन आखिर है क्या? और दूसरा सवाल भी उतना ही बड़ा है। ये जो शब्द हम सुनते हैं, बुद्धिमानी या इंटेलिजेंस, ये है क्या? हाँ, क्या ये सिर्फ स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाना है या कुछ और? और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो मनोविज्ञान की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों को हमारे सामने रखते हैं। हम एब्राहम मैस्लो के जरिए इंसानी जरूरतों की परतें खोलेंगे। और फिर एल्फ्रेड बिनेट से लेकर चार्ल्स पियरटन तक ये समझेंगे कि इंटेलिजेंस को मापा कैसे गया। बिल्कुल, और इसके बारे में हमारी समझ समय के साथ कैसे बदली है। सही है। और हमारा मकसद सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझाना नहीं है, बल्कि इनके बीच का जो कनेक्शन है उसे ढूंढना है। एक कहानी की तरह। हाँ, एक कहानी की तरह कि कैसे हमारी ज़रूरतें हमारे सोच को शक्ल देती हैं। हम इसे इंग्लिश में करेंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के लर्नर्स को फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन के ग्रैंडफादर कहे जाने वाले एब्राहम मैस्लो की। उन्होंने एक पिरामिड का आइडिया दिया था, हायरार्की ऑफ नीड्स। हाँ, उनका कहना था कि हमारी जरूरतें एक के ऊपर एक सीढ़ियों की तरह जमी होती हैं। और जब तक नीचे की सीढ़ी पर पैर मजबूती से ना पड़े, हम ऊपर वाली सीढ़ी के बारे में सोचते भी नहीं, है ना? सोच ही नहीं सकते। और इस पिरामिड की नींव, मतलब सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है स्तर 1, शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये तो सबसे बेसिक हुई। हाँ, ये वो जरूरतें हैं जिनके बिना जिंदा रहना ही मुमकिन नहीं। सांस लेने के लिए हवा, पानी, खाना, नींद और सिर पर एक छत। और हमारे स्रोत में इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है, स्कूलों में चलने वाले मिड डे मील स्कीम। हाँ, ये मैस्लो के सिद्धांत का एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मतलब ये सिर्फ बच्चों को खाना खिलाने की योजना नहीं है। नहीं, इसके पीछे की सोच सीधी सी है। अगर किसी बच्चे का पेट खाली है, अगर उसकी सबसे बुनियादी जरूरत ही पूरी नहीं हो रही, तो उसका दिमाग क्लास में चल रहे अलजेब्रा के सवाल पर कैसे लगेगा? लग ही नहीं सकता। भूखे पेट सीखना लगभग नामुमकिन है। पहले पेट, फिर पढ़ाई। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई आर्टिस्ट या कोई साइंटिस्ट अपनी धुन में इतना मगन है कि वो खाना पीना तक भूल जाता है। क्या वहाँ मैस्लो का ये पिरामिड टूट नहीं जाता? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैस्लो का पिरामिड कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जनरल फ्रेमवर्क है। अच्छा। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं जहां लोग किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी निचली जरूरतों को कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर देते हैं, पर वो टेम्पररी होता है। समझ गई। मतलब आखिर में उन्हें वापस आना ही पड़ता है। आना ही पड़ता है। तो ये पिरामिड फ्लेक्सिबल है पर टूटता नहीं है। ठीक है। तो जब ये पहली जरूरत पूरी हो जाती है, तब हम आते हैं स्तर 2 पर, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं या सेफ्टी नीड्स। हाँ, और इसका मतलब सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं है, इसका दायरा बड़ा है। जैसे? इसमें शारीरिक सुरक्षा तो है ही, साथ ही नौकरी की सिक्योरिटी, सेहत को लेकर निश्चिंतता, अपने संसाधनों जैसे घर, पैसा की सुरक्षा, ये सब आता है। मतलब जीवन में एक तरह की स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी की चाह। एकदम सही। हम जानना चाहते हैं कि हमारा आज और आने वाला कल सुरक्षित है। और जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तब हम रिश्तों की तलाश करते हैं। स्तर 3, प्रेम व अपनत्व, यानी लव एंड बिलोंगिंग। दोस्त, परिवार, रोमांटिक पार्टनर, किसी कम्युनिटी का हिस्सा होना। क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल, हम जुड़ाव चाहते हैं। अकेले रहना हमें मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। और जब ये जरूरत पूरी होती है, तब हम अगले स्तर पर पहुंचते हैं। स्तर 4, सम्मान की आवश्यकता या एस्टीम नीड्स। अच्छा, तो ये रिस्पेक्ट वाली बात है। स्रोत बताते हैं कि ये 2 तरह की होती है। एक तो सेल्फ एस्टीम। हाँ, यानी खुद की नजरों में इज्जत। और दूसरी दूसरों से मिलने वाली इज्जत, स्टेटस और पहचान। बिल्कुल, हमें ये महसूस करने की जरूरत है कि हम काबिल हैं। और जब ये सब हासिल हो जाता है, तब हम पहुंचते हैं पिरामिड के शिखर पर। स्तर 5, आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी पूरी क्षमता को पाना, वो सब कुछ बन जाना जो आप बन सकते हैं। ये पैसे या शोहरत के बारे में नहीं है। ये पोटेंशियल को रियलाइज करने के बारे में है। एग्जैक्टली। एक संगीतकार बेहतरीन संगीत बनाना चाहता है, एक वैज्ञानिक नई खोज करना चाहता है। यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। स्रोत में महात्मा गांधी और मदर टेरेसा जैसे नाम दिए गए हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है। इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल तक पहुँचने के लिए क्या एक अलग तरह की सोच की जरूरत पड़ती है? मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है? ये एक बेहतरीन कनेक्शन है, इस पर हम जरूर लौटेंगे जब क्रिएटिविटी की बात करेंगे। हाँ, इस ख्याल को यहीं रोकते हैं। और हाँ, इन 5 स्तरों को याद रखने के लिए स्रोत में एक टॉपर्स निमोनिक भी दिया गया है, PSLAS। PSLAS यानी फिजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बिल्कुल। तो मास्लो हमें ये नक्शा देते हैं कि हम काम क्यों करते हैं, लेकिन उस पिरामिड पर चढ़ने के लिए सिर्फ चाहना काफी नहीं है। हमें दिमागी हॉर्स पावर यानी मेंटल टूल्स की भी जरूरत पड़ती है। और ये हमें हमारे दूसरे बड़े सवाल पर लाता है, इंटेलिजेंस आखिर है क्या? बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। इंटेलिजेंस की जो फॉर्मल परिभाषा है वो है तर्क करने, सीखने और माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता। और ये शब्द लैटिन के इंटेलिजेंस से आया है, जिसका मतलब ही होता है समझना। सही। और इससे समझने और मापने की कहानी भी बड़ी मजेदार है। हाँ, एक पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन है इसकी। कहानी शुरू होती है 1905 में, जब अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने मिलकर दुनिया का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। और उनका मकसद ब्रिलियंट बच्चों को खोजना नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद था उन बच्चों को पहचानना जिन्हें स्कूल में ज्यादा मदद की जरूरत थी। फिर 1908 में बिने ने ही मानसिक आयु या मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। ये तो अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल, कि एक 8 साल का बच्चा दिमागी तौर पर 10 साल के बच्चे जैसा हो सकता है, या 6 साल के बच्चे जैसा भी। और इसी आइडिया को आगे बढ़ाया 1912 में विलियम स्टर्न ने। उन्होंने IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट का शुरुआती फॉर्मूला दिया। लेकिन जिसे आज हम जानते हैं उसे परफेक्ट किया 1916 में टर्मन ने। उन्होंने बस स्टर्न के फॉर्मूला को 100 से गुणा कर दिया, ताकि नंबर्स पॉइंट्स में ना आए और समझने में आसान हो। एकदम। और वो मशहूर फॉर्मूला है IQ इक्वल्स मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। या इंग्लिश में IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे अगर एक 10 साल के बच्चे की मानसिक आयु 12 साल है तो उसका IQ होगा 12/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 120। 120। और इसी स्कोर के आधार पर एक क्लासिफिकेशन टेबल बनाई गई। इस टेबल के मुताबिक अगर किसी का IQ 140 से ज्यादा है तो उसे प्रतिभाशाली या गिफ्टेड जीनियस माना जाता है। और ज्यादातर लोग सामान्य या एवरेज में आते हैं। हाँ, लगभग 68% लोग 90 से 109 के एवरेज स्कोर के बीच आते हैं। और स्केल के दूसरे छोर पर 70 से 79 को सीमांत या बॉर्डर लाइन, और 70 से नीचे को क्षीण बुद्धि या फीबल माइंडेड कहा जाता है। स्रोत में कुछ पुराने शब्दों का भी जिक्र है, जैसे मोरॉन या इडियट। आज ये शब्द अपमानजनक लगते हैं, लेकिन उस समय ये क्लिनिकल टर्म्स हुआ करते थे। हाँ, ये हमें बताता है कि समय के साथ हमारी भाषा और समझ दोनों बदलती हैं। लेकिन ये एक सिंगल IQ स्कोर का आइडिया मुझे हमेशा थोड़ा अधूरा सा लगता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो गणित में शायद अच्छे ना हो, लेकिन वो बेहतरीन कहानियां लिख लेते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी सवाल ने कई सालों तक मनोवैज्ञानिकों को परेशान किया, और इसका पहला बड़ा जवाब देने की कोशिश की चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी 2 फैक्टर थियरी में। 2 फैक्टर थियरी, 2 हिस्से, ये तो दिलचस्प है। हाँ, पहला है G फैक्टर यानी जनरल फैक्टर। आप इसे एक तरह की कच्ची मानसिक ऊर्जा या मेंटल हॉर्स पावर समझ सकते हैं जो हमारे पास जन्म से होती है। अच्छा, तो ये इनहेरिटेड है। हाँ, स्रोत में इसे याद रखने की एक अच्छी ट्रिक है, G फॉर जेनेटिक। यह हमें विरासत में मिलती है। तो ये वो सेंट्रल पावर सप्लाई है जो हमारे दिमाग को चलाती है। तो फिर दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा हिस्सा है S फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर। ये हमारी सीखी हुई या एक्वायर्ड क्षमताएं हैं। ये हर काम के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे संगीत बजाने की स्किल, हाँ, या क्रिकेट खेलने की स्किल, या प्रोग्रामिंग करने की स्किल, ये सब अलग अलग S फैक्टर्स हैं। तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि बुद्धि एक सेंट्रल पावर स्टेशन G फैक्टर की तरह है जो घर के अलग अलग अप्लायंसेस S फैक्टर्स को बिजली देती है। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आपने इसे बहुत अच्छे से समराइज किया है। स्पीयरमैन ने कहा कि जिस व्यक्ति का G फैक्टर हाई होगा वो नए S फैक्टर्स यानी नई स्किल्स ज्यादा आसानी से और जल्दी सीख पाएगा। ये S फैक्टर्स यानी स्पेसिफिक स्किल्स को विकसित करने की बात हमें सीधे सीधे एक और मजेदार कॉन्सेप्ट पर ले आती है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। हाँ, और क्रिएटिविटी की परिभाषा बहुत साफ है, कुछ ऐसा बनाना जो नया, नोवेल हो और उपयोगी भी हो। मतलब सिर्फ अजीब या अनोखा होना काफी नहीं है। नहीं, उसका कोई मकसद या उपयोगिता भी होनी चाहिए। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हाई IQ वाला इंसान क्रिएटिव हो, ये जरूरी नहीं है।
एक क्लास टॉपर इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव भी हो। बिल्कुल, हाई आईक्यू हाई क्रिएटिविटी की गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ एक पेंच है जिसे थ्रेशहोल्ड थियरी कहते हैं। थ्रेशहोल्ड थियरी। हाँ, इसके मुताबिक क्रिएटिव होने के लिए एक मिनिमम लेवल की इंटेलिजेंस, मतलब कम से कम एवरेज आईक्यू का होना जरूरी है। एक दहलीज है जिसे पार करना पड़ता है। उसके बाद आईक्यू और क्रिएटिविटी का संबंध कमजोर हो जाता है। और क्रिएटिविटी को मापने के लिए भी कुछ तत्व बताए गए हैं ना? RFEOF। हाँ, क्रिएटिविटी के 4 मुख्य तत्व हैं। पहला F है फ्लुएंसी, प्रवाह, मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा आइडियाज पैदा करना। दूसरा F है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अलग-अलग तरह के आइडियाज लाना। सही। तीसरा और सबसे जरूरी है O, यानी ओरिजिनलिटी, मौलिकता। ऐसे विचार जो अनोखे हों, जो पहले किसी ने न सोचे हों। ये क्रिएटिविटी का दिल है। और आखिर में E, यानी इलैबोरेशन, विस्तार, किसी एक आइडिया को पकड़कर उसे डिटेल में विकसित करना। एकदम सही। अरे वाह! तो अब हम अपने उस सवाल पर वापस आ सकते हैं जिसे हमने मास्लो पर बात करते हुए छोड़ा था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए जिस आउट ऑफ द बॉक्स सोच की बात मैं कर रही थी, वो असल में यही क्रिएटिविटी है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं, क्रिएटिव होना भी जरूरी है। और इसी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के फर्क को समझाने के लिए जेपी गिलफोर्ड ने 2 तरह की सोच के बारे में बताया। हाँ, जिसे स्रोत में वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट कहा गया है। पहली है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। ये इंटेलिजेंस और लॉजिक से जुड़ी है। इसमें हम सारी जानकारी को मिलाकर एक सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, स्रोत में इसकी एनालॉजी एक स्पॉटलाइट से दी गई है, जो अपनी सारी रोशनी एक ही जगह पर फोकस करती है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? इसका एक ही सही जवाब है, नई दिल्ली। सही। और दूसरी सोच है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ये क्रिएटिविटी से जुड़ी है। इसमें हम एक सवाल से शुरू करके कई अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। इसकी एनालॉजी है एक फ्लडलाइट की तरह, जो अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाती है। जैसे हम प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? और इस सवाल के अनगिनत जवाब हो सकते हैं। और इसी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाने की सबसे मशहूर टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ, ग्रुप में बैठकर आइडियाज निकालना। इसका सबसे सुनहरा नियम क्या है? इसका सबसे सुनहरा नियम है डिफर जजमेंट, निर्णय टालें। मतलब जब आइडियाज आ रहे हों तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई आलोचना नहीं करनी है। बुरा, अच्छा, सही, गलत सब बाद में। पहले सिर्फ विचारों का स्वतंत्र प्रवाह होने देना है। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। तो आज की चर्चा को अगर समेटे तो हमने समझा कि कैसे मास्लो का जरूरतों का पिरामिड हमारे क्यों का जवाब देता है। हाँ, वो इंजन जो हमें चलाता है, शारीरिक जरूरतों से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तलाश तक। फिर हमने देखा कि इस पिरामिड पे चढ़ने के लिए जो हॉर्स पावर चाहिए, यानी इंटेलिजेंस, उसे आईक्यू के जरिए कैसे मापा गया। और स्पीयरमैन ने हमें बताया कि ये हॉर्स पावर 2 तरह की हैं, एक जन्मजात जी फैक्टर और दूसरी सीखी हुई एस फैक्टर्स। और सबसे जरूरी बात, हमने इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के फर्क को समझा। एक कन्वर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी है, जो स्पॉटलाइट की तरह एक सही जवाब ढूंढती है, और दूसरी डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जो फ्लडलाइट की तरह कई संभावनाएं तलाशती हैं। और यहाँ पर वो पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। बिल्कुल। मैस्लो के पिरामिड की निचली सीढ़ियों पर शायद कन्वर्जेंट थिंकिंग ज्यादा काम आती है। खाना कैसे जुटाना है, नौकरी कैसे पानी है। हाँ, इनके एस्टैब्लिश तरीके हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, खास तौर पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, जहां हमें अपनी यूनिक पोटेंशियल को रियलाइज करना है, वहां डाइवर्जेंट क्रिएटिव सोच की जरूरत पड़ती है। तो आज की चर्चा एक विचारणीय सवाल पर छोड़ते हैं। स्पीयरमैन के जी फैक्टर जो जन्मजात है और एस फैक्टर जो हम सीखते हैं को ध्यान में रखते हुए हमारी सफलता में किस्मत, मतलब जेनेटिक लॉटरी का कितना हाथ है और हमारी मेहनत का कितना, और क्या मैस्लो के पिरामिड में हमारी जगह यानी हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं, इस बात को प्रभावित करती है कि हम नए एस फैक्टर सीखने में कितनी ऊर्जा लगा पाते हैं।